नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अंडर फीड सप्लाई ऑफ कोल डिस्कस करेंगे। इस तरह के जो स्टोकर्स होते हैं उनमें फ्यूल एंड एयर एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। जैसा कि पिक्चर में हमको दिख रहा है, जो प्राइमरी एयर के लिए इनलेट पोर्ट्स बनाए गए हैं और ग्रीन कोल है और वो दोनों ही सेम डायरेक्शन से एंटर हो रहे हैं। ग्रीन कोल के ऊपर इनकेंडेसेंट कोक की लेयर है, उसके ऊपर ऐश की लेयर आ जाती है एंड देन सबसे ऊपर फ्लेम आ जाता है। तो जिस तरह से ओवरफीड सप्लाई में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते थे, यानी ग्रेट के ऊपर कोयला डाला जाता था और ग्रेट के बॉटम पार्ट से प्राइमरी एयर का इनलेट था, यहाँ दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं अंडर फीड में। और इसमें एयर जो है जिस ग्रेट के होल में से जब पास होके इस रॉ कोयले के साथ में मिलती है, जो रॉ कोल है जिसको ग्रीन कोल बोलते हैं, कच्चा कोयला, फ्रेश कोयला जो है, इससे ये डिफ्यूज़ होती है। इसके साथ में जब ये कांटेक्ट में आती हैं तो ये कोयले में स्थित वोलेटाइल मैटर या वाष्पशील पदार्थों के संपर्क में आती है। यहाँ जो इसको हीट मिलती है वो इसके डिस्टिलेशन के लिए जो हीट मिलती है वो इनकैंडेसेंट फ्यूल बेड जो इसके ऊपर है, इनकैंडेसेंट कोक का जो बेड ग्रीन फ्यूल के ऊपर बना हुआ है, वहाँ से कंडक्शन के थ्रू उसको ये हीट मिलती है। और इस हीट से जो एयर है वो वोलेटाइल मैटर के साथ में मिक्स होती है और इग्निशन जोन में जाती है। सबसे पहले उसमें ये इनकैंडेसेंट कोक के जोन में या उसके एरिया में पहुंचती हैं। तो सबसे पहले जो ग्रीन कोल था उसके संपर्क में प्राइमरी एयर आई, वहाँ पर उसको इनकैंडेसेंट कोक से हीट मिली, उससे कंडक्शन के थ्रू हीट मिली है और इस गर्म हो जाने से ये ग्रीन कोल के वोलेटाइल मैटर के साथ में इनकैंडेसेंट कोक लेयर में पहुँचती हैं। यहाँ पे इनकैंडेसेंट जोन में जिस तरह से ओवरफीड स्टोकर में जो रिएक्शंस हो रही थी, सिमिलर रिएक्शंस यहाँ के इनकैंडेसेंट जोन में होती हैं और ये इसी वोलेटाइल मैटर को ब्रेक करते हुए और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हुए ये ऊपर ऐश वाला जो जोन है, इनकैंडेसेंट ऐश की जो लेयर बनी हुई है, वहाँ पहुँचती हैं और यहाँ से जो गैसेस हैं वो इसके थ्रू पास होते हुए फाइनली फर्नेस में डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इसमें जब डिस्चार्ज होता है तो हमने देखा कि जब फ्लेम के से ये होते हुए बाहर निकलता है तो इसमें वही सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें होते हैं जो कि ओवरफीड स्टोकर में होते हैं, यानी वही CO2 है, O2, N2 और H2O के साथ में ये बाहर निकल जाती है। इसमें जो सेकेंडरी एयर सप्लाई की जाती है, ये इसलिए सप्लाई की जा रही है क्योंकि जो गैसेस फ्यूल के बेड में से बाहर निकलती हैं उनमें कुछ कंबस्टिबल मैटर भी होता है और उसको पूरा का पूरा बर्न करने के लिए हम इसमें सेकेंडरी एयर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो स्टोकर में ऐश रह जाती है वो ओवरफीड स्टोकर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई टेम्परेचर के ऊपर मिलती है। अंडरफीड मेथड जो है वो सेमी बिटुमिनस कोल है या बिटुमिनस टाइप के कोल हैं जो कि जिनमें वोलेटाइल मैटर हाई कंटेंट में होता है। ऐसे कोल्स के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट मेथड है बर्निंग का। और क्योंकि एक्चुअल में जब हमारे पास में ओवरफीड बर्निंग होती है वहाँ पर वोलेटाइल मैटर जो है फर्नेस गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा कूल होता है, क्योंकि उसको प्रॉपर पूरी उसकी हीटिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि वहाँ पर जो इनकैंडेसेंट कोक की लेयर हमने देखी थी वो काफ़ी ऊपर थी। तो और जो वोलेटाइल मैटर फ्रेश कोल जो था उसकी लेयर सबसे ऊपर होती थी, तो वोलेटाइल मैटर को इतनी हीट या इतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो उसकी प्रॉपर हीटिंग नहीं हो पाने से उसको कंप्लीट बर्निंग के लिए ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती थी। और इसी क्योंकि इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से ही वहाँ स्मोक की टेंडेंसी रहती है। जबकि यहाँ अगर हम हाई वोलेटाइल मैटर का कोल ले लें, जिस तरह से बिटुमिनस कोल है, अगर वो भी यहाँ ले लिया जाए तो
यहाँ जो वोलेटाइल मैटर है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हीट होता रहता है, क्योंकि जिस तरह से वो ग्रीन कोल देन इनकैंडिसेंट रीजन और इन सब रीजन में से निकलते निकलते वोलेटाइल मैटर जो है इन 2-3 लेयर्स को पार करते हुए काफ़ी हॉट हो जाता है, हाई टेम्परेचर पर आ जाता है। और जैसे ये फर्नेस से बाहर निकलता है उससे पहले ये ईज़िली पूरा बर्न हो जाता है। जैसे ही इसको सेकेंडरी एयर प्रोवाइड करते हैं वैसे ही इसकी क्विक बर्निंग हो जाती है और स्मोक की कंडीशन यहाँ पर कम होती है। तो बिटुमिनस सेमी बिटुमिनस कोल्स जो कि वोलेटाइल मैटर जिनका हाई होता है, ऐसे किन्हीं भी कोल्स को में हम अंडर फीड सप्लाई या अंडर फीड स्टोकर्स को यूज़ में ले सकते हैं। तो अंडर फीड स्टोकर्स जो हैं मेनली 2 तरह के हैं जो कि इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पहला सिंगल रिटॉर्ट स्टोकर और दूसरा मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर। 1 बाय 1 सब दोनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला है सिंगल रिटॉर्ट स्टोकर। इसका डायग्राम जो है पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस तरह के स्टोकर्स में जो फ्यूल है वो एक हॉपर में डाला जाता है जो कि फर्नेस के फ्रंट एंड पे हमको दिखाई दे रहा है, और रेसिप्रोकेटिंग रैम की हेल्प से इसको या स्क्रू कन्वेयर की हेल्प से इसको हॉरिजॉन्टल ट्रफ है उसके बॉटम साइड में इसको फ्यूल को एंटर किया जाता है फर्नेस के अंदर। जो ऐश या क्लिंकर्स हैं ये ऐश की प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें एयर जो सप्लाई की जाती है ये टायर्स जो लिखे हुए हैं वर्ड टायर्स उनके थ्रू ग्रेट के अपर पोर्शन में ये सप्लाई की जा रही है। इस तरह की जो रिटॉर्ट या सिंगल रिटॉर्ट स्टोकर हैं उनमें जो कोल की फीडिंग कैपेसिटी है, यानी एट अ टाइम हम 100 से 2000 किलोग्राम तक का कोयला प्रति घंटा इसमें डाल सकते हैं। इसकी फीडिंग कैपेसिटी 200 to 2000 किलोग्राम पर आवर है। इसमें जब अगर हमें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, अंडर फीड टाइप के स्टोकर्स की अगर कैपेसिटी हमको बढ़ानी है तो हम सिंपली ये नहीं कर सकते कि एक बड़ा सा सिंगल रिटॉर्ट स्टोकर बना दिया जाए, यानी उसका एरिया बढ़ा देने से, उसका साइज़ बढ़ा देने से हम उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिटॉर्ट्स के साइड से वो कंप्लीट एयर नहीं मिल पाएगी, इम्प्रॉपर या एक कहें कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन एयर का इसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ साइज़ बढ़ाना है या कैपेसिटी अंडर फीड टाइप स्टोकर की कैपेसिटी अगर हमें इंक्रीज़ करनी हो तो उसके लिए दूसरा मेथड मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर ही रहेगा। तो मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर हमारी कोल हैंडलिंग कैपेसिटी या कोल बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम सिंगल रिटॉर्ट की जगह मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर्स ले रहे हैं। तो यहाँ जो सिंगल स्टोकर है उसमें एक बॉयलर दिख रहा है हमको सबसे ऊपर। इसमें ये हॉपर जहाँ से हमने कोयले को फीड किया है, और यहाँ हमने एक सिलेंडर रैम मैकेनिज़्म लगाई है जिससे ये कोयला फर्नेस के अंदर जा रहा है। यहाँ पुशर्स लगाए हैं जो कि अल्टीमेटली इसको ऊपर पुश करेंगे, और इन टायर्स में से प्राइमरी एयर इंट्रोड्यूस की जाएगी जिससे इसकी प्रॉपर बर्निंग और प्रॉपर मिक्सिंग होगी, जिससे कंप्लीट कंबशन होगा। ऐश जो है वो ऊपर ट्रे में कलेक्ट हो जाती है ऐश प्लेट में, जिसको टाइम टू टाइम रिमूव कर लिया जाता है। तो ये सिंगल रिटॉर्ट हुआ। इसमें एक ही रिटॉर्ट बना हुआ है जहाँ के ऊपर कोल की फीडिंग की जा रही है। मल्टी रिटॉर्ट जो कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ पर जो रिटॉर्ट्स लिए जा रहे हैं वो मोर देन 1 रिटॉर्ट हैं, और यूजुअली 2 से लेकर 20 तक के रिटॉर्ट्स किसी भी मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर में यूज़ में लिए जाते हैं। यानी मिनिमम 2 रिटॉर्ट्स हो सकते हैं, और 2 से लेकर 20 तक के कोई भी रिटॉर्ट्स हम यूज़ में ले सकते हैं। इसमें इस ऑल्टरनेट रिटॉर्ट और टायर बॉक्सेस लगे होते हैं, यानी एक रिटॉर्ट देन एक टायर बॉक्स लगा होगा एयर को सप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर फीडिंग और पुशर प्लेट्स होती हैं जिससे कि कोल की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एक रेसिप्रोकेटिंग रैम लगा होता है जो कि हमें यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। ये स्टोकर रैम है, और इस स्टोकर रैम के साथ में 2 तरह की प्लेट्स लगी हुई हैं जिनको हम फीडिंग प्लेट और पुशर प्लेट कहेंगे। तो फीडिंग प्लेट के ऊपर कोयला आता है और पुशर प्लेट से उसको पुश किया जाता है अगले रिटॉर्ट तक, सो दैट कि पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कोल का। इस पूरे एरिया में कोल आ गया है, और इस तरह से हर स्टोकर के हर टायर के
हर रिटॉर्ट के साथ में ऑल्टरनेट हमने टायर्स लगाए हुए हैं जहाँ से प्राइमरी एयर जो है उसमें डाली जाती हैं। तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कोल का, और कंप्लीट उसमें हमने ऑल्टरनेट टायर बॉक्सेस लगाए हैं, तो पूरी कंप्लीट एयर की सप्लाई हो जाती है। जो हॉपर में से कोल नीचे आ रहा है वो स्टोकर रैम के इनवर्ड स्ट्रोक में ये अंदर फर्नेस के अंदर एंटर होता रहता है, पुश होता रहता है, और इस तरह से कंप्लीट जो कोल है वो पूरे स्टोकर की लेंथ में ये पुश होके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी कैपेसिटी जो है दैट इज़ नियरली 300 किलोग्राम टू 2000 किलोग्राम पर आवर पर रिटॉर्ट। तो एक रिटॉर्ट एक घंटे में 300 से 2000 तक की कोल के हैंडलिंग कैपेसिटी का हो सकता है। इसमें फोर्स ड्रॉट हम यूज़ में लेते हैं फॉर मेंटेनिंग सफिशिएंट एयर थ्रू द फ्लू बेड। जो आपका फ्यूल बेड है उसमें सफिशिएंटली एयर हमारे को मिलता रहे, एयर फ्लो हो, इसके लिए हमने फोर्स्ड एयर डक्ट यहाँ लगाए हुए हैं जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। फोर्स्ड एयर डक्ट होता है, वहाँ से इसको फोर्स ड्राफ्ट मिलता है। प्राइमरी एयर जो है मेन विंड बॉक्स जो है उसमें से सप्लाई होती है, और ये जो थोड़ा सा कहें कि पार्टली बर्नड कोल होता है जो कि पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ हुआ होता है, वो एक्सटेंशन ग्रेट पर, जो कि यहाँ लिखा दिख रहा है, यहाँ एक्सटेंशन ग्रेट पर आकर ये फोर्स्ड एयर ड्रॉट से जो एयर आ रही है उसके साथ इसकी मिक्सिंग होकर इसका कंप्लीट कंबशन होता है। और इसके लिए जो क्वांटिटी हमको एयर की चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए इनलेट डैम्पर लगा हुआ होता है। तो ये इनलेट डैम्पर भी यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। ये इनलेट डैम्पर है जो कि एयर फ्लो की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। इसमें जो एयर प्रेशर होता है विंड बॉक्स में, जो हमारा मेन विंड बॉक्स है जो कि स्टोकर के नीचे के पोर्शन में होता है, यहाँ पर इसको वेरिएबल लोड के अकॉर्डिंगली इसको वेरी किया जा सकता है। और डिफरेंट सेक्शंस में, स्टोकर के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग एयर प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास में इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो ये इस तरह से मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर हैं जो कि अंडर फीड कोल सप्लाई के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। एडवांटेजेस देखें अंडर फीड स्टोकर के, तो सबसे पहला इट हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी एज़ कंपेयर टू दी ओवरफीड स्टोकर या चेन टाइप ग्रेट स्टोकर्स, ट्रैवलिंग स्टोकर्स जो हमने देखे थे उनके कंपैरिजन की इसमें इसकी एफिशिएंसी इज़ कंपैरेटिवली हाई। देन पार्ट लोड एफिशिएंसी जो है मल्टीपल रिटॉर्ट स्टोकर्स के साथ में हाई होती है। कंबशन रेट इज़ ऑल्सो कंसिडरेबली हाई, और इसमें ग्रेट के ऊपर हमेशा सफिशेंट अमाउंट में कोल हमेशा रहता है। तो इस तरह से जब कोल की कंटिन्यूस सप्लाई नहीं हो पा रही है, कई बार टेम्प्ररी ब्रेकडाउन हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो कंबशन कैन बी कंटिन्यूड, क्योंकि ग्रेट के ऊपर हमेशा ही कुछ मात्रा में कोयला अवेलेबल रहता है, ऑलवेज वहाँ पर होता है। ग्रेट सेल्फ क्लीनिंग है। मल्टी रिटॉर्ट में हमको फिगर में दिखाई दे रहा है ऐश डिस्चार्ज, तो यहाँ से ऐश जो है ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होती रहती है टाइम टू टाइम। तो इसका एक एडवांटेज हो गया कि इट इज़ सेल्फ क्लीनिंग। इसमें अलग अलग वेराइटीज़ के कोल्स हम इजीली यूज़ में ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले के बताया सेमी बिटुमिनस है, बिटुमिनस टाइप के, ऐसे के कोई भी कोल्स हम इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कोल्स हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्निंग के लिए टाइम एज़ कम्पेयर टू ओवरफीड ज़्यादा रहता है। वोलेटाइल मैटर का जो हीट कंटेंट है या उसका हीट के साथ संपर्क है वो एक लंबे समय तक चलने वाला है, तो यहाँ समय ज़्यादा होने से उसका प्रॉपर बर्निंग ईजीली हो पाती है। देन यहाँ जो टायर्स हैं, ग्रेट बार्स हैं, रिटॉर्ट्स हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर नहीं जाते, इनका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है क्योंकि ये हमेशा ही फ्रेश कोल के संपर्क में रहते हैं। तो फ्रेश कोल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो ये सारे पार्ट्स में हमको बहुत ज़्यादा हीट नहीं मिलती। एंड इट इज़ ए स्मोकलेस ऑपरेशन, यहाँ पर स्मोक भी ओवरफीड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है। देन इसको बिल्डिंग स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है।
क्लिंकर की फॉर्मेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, यानी कि जो गरम गरम ऐश है या कोयला है वो भी क्लिंकर का, जैसे हीट उसको मिलती रहती है तो उससे क्लिंकर फॉर्मेशन उसका हो जाता है। और जो लो ग्रेड्स के कोल्स हैं या फ्यूल्स हैं जिनमें ऐश कंटेंट ज़्यादा है वो इकोनॉमिकली या पूरी तरह से वो बर्न नहीं हो पाते। तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दी अंडर फीड टाइप ऑफ स्टोकर्स। तो मेनली रिटॉर्ट स्टोकर्स हैं जो अगर आपने उसमें सिंगल रिटॉर्ट लगाया है तो वो सिंगल रिटॉर्ट हो जाते हैं, और हम एक दो से ज़्यादा अगर रिटॉर्ट्स किसी स्टोकर में लगा देते हैं तो वो मल्टी रिटॉर्ट स्टोकर हो जाता है। दोनों की ही जो मैकेनिज़्म है वो सिंपली अंडर फीड सप्लाई ऑफ कोल की मैकेनिज़्म के जैसी हैं, यानी कोयला और एयर दोनों सेम डायरेक्शन में इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड ऊपर जाते हुए हमको इनकेंडेसेंट कोक, देन ऐश और देन फ्लेम की लेयर मिलती है। थैंक यू।